हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम है आप सबका। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हमने पहले क्या पढ़ा था? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो किसी भी मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, सिद्धांत क्या होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, तो आज हम पढ़ेंगे हेनरी फ्योल ने क्या है 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। तो आज हम उसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है। तो ये दोस्तों 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आज मैं इसको याद करने की एक ट्रिक बताऊंगी जो बहुत ही फ़नी वे में आपको याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 14 प्रिंसिपल क्या है? तो है पहला प्रिंसिपल क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा डिसिप्लिन। चौथा यूनिटी ऑफ कमांड। पांचवा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो चलिए पहले लिख लेते हैं। तो दोस्तों पांचवा क्या था? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। छठवां है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सातवां रिम्यूनरेशन। आठवां सेंट्रलाइजेशन। नौवां स्केलर चेन। 10वां ऑर्डर। 11वां इक्विटी। 12वां स्टेबिलिटी ऑफ टेनर। 13वां इनिशिएटिव एंड लास्ट एस्पिरिट डी कॉप्स। तो ये हमारे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। तो इसका हम निमोनिक एक बनाते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। जैसे डिवीजन ऑफ वर्क का DADWORK। फिर लिखते हैं OESIE। तो इसको मैं कैसे याद करते हैं? DADW। ये क्या बन गया? दद्दू मतलब दादा को बोल सकते हैं दद्दू। मतलब किसी के दादा थे। बहुत फनी है, तो अच्छा लगेगा आपको सुन के। दादा थे तो उन्होंने बोला कि बेटा सर्कस कहाँ लगा हुआ है। तो उसने बेटे ने क्या बोला? दद्दू सर्कस। SUSRCS सर्कस। OEC मतलब कि उधर लगा हुआ है। इस OEC का मतलब उधर लगा हुआ है। OESIE। ठीक है, एक तो ये क्या बन गया? दद्दू सर्कस OEC। इसको आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दद्दू सर्कस OEC। तो दद्दू मतलब D से क्या हो गया? डिवीजन ऑफ वर्क। A से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। D से डिसिप्लिन। U से यूनिटी ऑफ कमांड। U से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। S से सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। R से क्या हो गया? रिम्यूनरेशन। S से सेंट्रलाइजेशन। S से स्केलर चेन। O से ऑर्डर। E से इक्विटी। S से स्टेबिलिटी। I से इनिशिएटिव्स। E से स्पिरिट। तो ये देखिए बहुत ही आसान था याद करना, तो इससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो ये था। तो आप लोगों को अगर आप लोग कुछ दूसरा बना के याद करना चाहते हैं तो उसको भी याद कर लेना अपने मन से, कोई और भी ट्राई करके, तो इससे आपको याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इन सब में क्या है। पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। तो इसमें क्या होता है? स्पेशलाइजेशन अलाउ एम्प्लॉयज़ टू बी मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिविटी बाय फोकसिंग ऑन लिमिटेड सेट ऑफ टास्क। इसमें क्या बोला गया है कि डिवीजन ऑफ वर्क, जैसे सब लोग अपने 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 स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो है एम्प्लॉयज़ जो है डिवाइड होते हैं। मतलब कि उनको उनका काम प्रोवाइड होता है उनके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि जो नर्स होती है तो उसको एक नर्सिंग स्टाफ का रोल मिलता है, या फिर जो लीडर मतलब लीडरशिप क्वालिटी जिसमें होती है तो वो लीडर बनता है। उसी हिसाब से फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल भी लिखा हुआ है। इन अ हॉस्पिटल नर्सेज में बी असाइन स्पेसिफिक रोल। नर्सेज को जो है स्पेसिफिक रोल असाइन होता है, कोई डिफरेंट रोल असाइन होता है, मिलता है। जैसे कि ट्राइएज नर्स, क्योंकि उनके अंदर उसी तरह की खूबियाँ होती हैं। तो जैसे ट्राइएज नर्स मिला, ऑपरेटिंग रूम नर्स, ICU नर्स, अलाउिंग देम टू स्पेशलाइज। और ये सब क्या करते हैं? अलाउ करते हैं, अलाउिंग देम टू स्पेशलाइज एंड बिकम हाईली क्वालिफाइड फॉर दिस स्पेसिफिक एरिया। और क्या है? वो अपने अपने स्पेसिफिक एरिया में वो हो जाते हैं, स्किल्ड हो जाते हैं, हाईली स्किल्ड हो जाते हैं।
तो यह है डिवीज़न ऑफ वर्क। इसका मतलब कि सबको वर्क जो है डिवाइड कर देना चाहिए कि ये इनका काम है, ये इनका काम है, ये इनका काम, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा, मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो पाएगा, जिसका जो काम है वो करेगा, ठीक है। तो अगला है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो इसमें क्या होता है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है किसी भी चीज़ की। तो इसमें मैनेजर मस्ट हैव अथॉरिटी टू गिव ऑर्डर्स। मैनेजर के पास अथॉरिटी होता है तो कि वो ऑर्डर दे सके और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, ठीक है। टू इंश्योर दैट ऑर्डर्स आर फॉलो, और ये इंश्योर करता है मैनेजर कि सारे ऑर्डर्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल में कैसे दिया हुआ है कि हेड नर्स हैज़ अथॉरिटी टू असाइन शिफ्ट। उसके पास अथॉरिटी है कि वो असाइन कर सके शिफ्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नर्सिंग स्टाफ को रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर शिफ्ट दे सके। एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग पेशेंट केयर, और वो रिस्पॉन्सिबल है, हेड नर्स क्या है, रिस्पॉन्सिबल है टू इंश्योरिंग पेशेंट केयर स्टैंडर्ड आर मेट, ठीक है। तो ये था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आगे आता है डिसिप्लिन। हर एक इसमें क्या होता है, हर एक एम्प्लॉय को ओबे करना होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी बने हुए हैं और जो भी गवर्न करने हैं ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसको फॉलो करना होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए नर्स मस्ट अडेयर टू हॉस्पिटल प्रोटोकॉल। जो नर्स को क्या चाहिए कि वो अडेयर रहे, हमेशा हॉस्पिटल के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके अकॉर्डिंग चले। तो सच एज प्रॉपर हैंड हाइजीन, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने बताया कि हैंड हाइजीन एंड टाइमली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन टू मेंटेन पेशेंट सेफ्टी। तो ये सब क्या है, हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। तो अगला आता है यूनिटी ऑफ कमांड। फोर्थ क्या आता है, यूनिटी ऑफ कमांड। तो ईच एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर। तो हर एक जो एम्प्लॉय है जो अपने से ऊपर जो है, जो भी है अपने से ऊपर के, उनके ऑर्डर फॉलो करने हैं, ना कि कहीं से भी ऑर्डर फॉलो कर लें। जो स्टाफ नर्स है वो अपने हेड नर्स की ही ऑर्डर फॉलो करेगी, ना कि अदर स्टाफ नर्स, ऐसे होता है, ठीक है। तो नर्स रिपोर्ट्स डायरेक्टली। नर्स क्या है, रिपोर्ट किसको करेगी डायरेक्टली, सिंगल नर्स मैनेजर को रिपोर्ट करेगी। तो मैनेजमेंट में ये सब क्या आता है कि इससे क्या होगा, तो हमारा जो मैनेजमेंट है ना वो बहुत ही अच्छे से सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट अच्छे से मैनेज हो पाएगा। तो हमेशा क्या होता है, अपने से सुपीरियर वालों का ही ऑर्डर जो है रिसीव करना है, और इससे क्या होगा, कंफ्यूजन भी अवॉइड होगा। तो अगला आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव सिंगल प्लान ऑफ एक्शन टू गाइड नर्स मैनेजर एंड वर्कर्स। इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका सिंगल प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, ताकि जो एक्शन टू गाइड मैनेजर एंड वर्कर्स, ताकि वर्कर्स भी उसको समझ पाएँ और जो मैनेजर है वो भी समझ पाए। सिंगल यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में सारा जो ऑर्गेनाइजेशनल का गोल है वो एक ही होना चाहिए। मतलब एक ही का मतलब है कि एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, ताकि जो वर्कर्स को भी पता रहे कि इसके अकॉर्डिंग चलना है और मैनेजर्स को भी पता रहे इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। सेम ऑब्जेक्टिव टू एफर्ट्स टूवर्ड, ताकि वो एफर्ट्स अपने जो एफर्ट्स हैं वो उसी सेम ऑब्जेक्टिव के लिए लगा सकें, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें जैसे लिखा है, ऑल नर्सिंग स्टाफ इन डिपार्टमेंट फॉलो यूनिफाइड केयर प्लान। तो इसमें क्या है, सारी जो नर्सिंग स्टाफ है जो एक ही केयर प्लान फॉलो करेंगी फॉर पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए और इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी एंड कॉन्टीन्यूटी ऑफ केयर के लिए, ठीक है। तो ये था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अगला आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन मीन्स इसमें क्या बोला गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, जैसे कि जो पेशेंट को जो भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हिसाब से, तो इसमें जो है हमेशा किसको प्रायोरिटी देंगे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को प्रायोरिटी देंगे, ना कि किसी सिंगल इंडिविजुअल के उसको उनका इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो इसमें यही है। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा हुआ है, नर्स प्रायोरिटाइज पेशेंट केयर। नर्स क्या है, प्रायोरिटाइज किसको करती है, पेशेंट केयर को, एंड टीम गोल्स को, टीम के जो गोल्स हैं, ओवर पर्सनल प्रेफरेंस। जो पर्सनल प्रेफरेंस है उसको नहीं प्रायोरिटी देना है, जबकि टीम गोल को प्रायोरिटी देना है।
such as working undesirable shift when needed to ensure adequate staffing. फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्होंने बोला है कि जैसे अनडिजायरेबल शिफ्ट मतलब जो शिफ्ट लगते हैं, तो अगर एक पर्सन का करने का मन नहीं है लेकिन उसको करना पड़ेगा क्योंकि जो क्या क्योंकि स्टाफिंग की कमी है, स्टाफ की कमी है, तो इसके लिए उसको ये भी करना पड़ेगा, चाहे उसका मन है चाहे नहीं है, ठीक है। तो ये करना पड़ेगा उसे अपने जो है अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड, ठीक है। तो अगला आता है रीम्यूनरेशन। रीम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉय शुड फेयरली कंपनसेटेड फॉर देयर सर्विसेज टू इनकरेज प्रोडक्टिविटी। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको फेयरली कंपनसेशन मिलना चाहिए। अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे उनको वो डबल शिफ्ट कर रहे हैं तो उसके पैसे उनको मिलने चाहिए। और जैसे कई बेनिफिट पैकेजेस मिलते रहते हैं, तो वो सब मिलना चाहिए एक, ताकि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको एनकरेज कर सकें। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें लिखा भी हुआ है, जैसे नर्स आर प्रोवाइडेड विद कॉम्पिटिटिव सैलरीज। नर्स को क्या मिलता है? कॉम्पिटिटिव सैलरीज मिलते हैं एंड बेनिफिट पैकेजेस मिलते हैं अलॉन्ग विद अपॉर्चुनिटी के साथ फॉर ओवर टाइम पे। जैसे ओवर टाइम उन्होंने किया तो उनको क्या होता है? ओवर टाइम का पे भी मिलता है एंड बोनस भी मिलता है फॉर एक्स्ट्रा शिफ्ट करते हैं तो उनको बोनसेस भी मिलते हैं टू इंश्योर दे आर फेयरली कंपनसेटेड फॉर देयर वर्क। और तो ये था रिम्यूनरेशन, ठीक है। तो अगला आता है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? डिग्री टू विच डिसीजन मेकिंग इज कंसंट्रेटेड एट द टॉप लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन शुड बी बैलेंस अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो इसमें क्या बोला गया है, इसमें क्या होता है कि जैसे जो डिसीज़न मेकिंग पावर्स हैं वो सब इनके अंदर मतलब एक होना चाहिए, टॉप लेवल्स के पास होना चाहिए ताकि वो डिसीजंस ले सकें। जैसे सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन कैसे बैलेंस होता है? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से ये बैलेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है इसमें क्रिटिकल डिसीजन, जो क्रिटिकल डिसीजन होते हैं सच एज चेंजेस इन पेशेंट प्रोटोकॉल। कोई भी प्रोटोकॉल चेंज करना है तो मेड बाय हॉस्पिटल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया जाएगा, उनको अथॉरिटी है, ठीक है। उनको एक होना चाहिए टॉप डिसीजन मेकिंग का अथॉरिटी होता है। वाइल डे टू डे डिसीजन जो डे टू डे डिसीजंस हैं वो लाइक असाइनमेंट, शिफ्ट असाइनमेंट एंड डिसेंट्रलाइज्ड टू नर्स मैनेजर, तो वो क्या लेते हैं? नर्स मैनेजर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें तो ये था सेंट्रलाइजेशन। स्कैलर चेन, ये इसमें क्या होता है? स्कैलर चेन क्या होता है? देयर शुड बी अ क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी। इसमें क्या होता है? क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्रिएटिंग अ वेल डिफाइंड हायरार्की। इसमें क्या होता है? फॉर एग्जांपल जैसे देयर इज़ हायरार्की इन द नर्सिंग डिपार्टमेंट। जैसे नर्सिंग डिपार्टमेंट हायरार्की है ना, सबसे पहले ऊपर क्या आते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम स्टाफ नर्स टू चार्ज नर्स आते हैं, फिर नर्स मैनेजर आते हैं, उसके ऊपर क्या आते हैं? डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग आते हैं, उसके ऊपर क्या आता है? इंश्योरिंग, बस ये डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग आते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर कौन आते हैं? डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग। उसके नीचे कौन आते हैं? नर्स मैनेजर। उसके ऊपर क्या आते हैं? चार्ज नर्स। और उसके लास्ट में कौन आते हैं? स्टाफ नर्सेज आते हैं, ठीक है। तो ये है क्लियर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो इंश्योरिंग क्लियर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, इससे क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन है कि किसको क्या क्या बताना है, तो उससे सब कुछ क्लियर हो जाता है और अथॉरिटी किसके पास कौन सी है ये भी क्लियर हो जाता है स्काई सेंस से। अब नेक्स्ट आता है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? द वर्क प्लेस एंड रिसोर्सेज शुड बी वेल ऑर्गेनाइज। जो वर्क प्लेस है हमारा और जो रिसोर्सेज है वो वेल ऑर्गेनाइज होने चाहिए, एक ऑर्डर में होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। टू इंश्योर एफिशिएंसी एंड सेफ्टी, तो इससे क्या होता है? हमारी जो एफिशिएंसी है और सेफ्टी जो है बनी रहती है। फॉर एग्जांपल इसमें जैसे लिखा हुआ है नर्सिंग सप्लाईज आर सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज इन स्टोरेज एरिया। तो सिस्टमेटिकली जो हमारे सप्लाईज हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं कहाँ? स्टोरेज एरिया में होते हैं। एंड पेशेंट रूम्स टू इंश्योर क्विक एंड एफिशिएंट एक्सेस, ताकि क्विक और एफिशिएंट एक्सेस मिल सके। रिड्यूसिंग टाइम, जिसमें क्या है? टाइम वेस्ट ना हो बिल्कुल भी। टू सर्चिंग इक्विपमेंट, ठीक है, कोई भी इक्विपमेंट, ताकि हमें सर्च करने में बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट हो और जल्दी से सब कुछ हो जाए, ठीक है। तो ये था ऑर्डर कि हर चीज़ एक ऑर्डर में होना चाहिए।
अगला है इक्विटी। इक्विटी क्या होता है? मैनेजर शुड ट्रीट एम्प्लॉयज़ विद फेयरनेस एंड जस्टिस फॉर टू फोस्टर लॉयल्टी एंड डायरेक्शन। मैनेजर को क्या करना चाहिए? सारे एम्प्लॉयज़ को एक जैसा समान ट्रीट करना चाहिए ताकि, ठीक है, तो इसमें यही सब आता है। फॉर एग्जांपल नर्स मैनेजर इंश्योर ऑल स्टाफ आर ट्रीटेड फेयरली। जो नर्स मैनेजर वो इंश्योर करती है कि सारे स्टाफ जो है ट्रीटेड इक्वली और फेयरली, ठीक है। सारे वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन सबको एक समान मिल रहा है, शिफ्ट असाइनमेंट जो मिल रहे हैं वो सबको एक जैसे ही मिल रहे हैं कि नहीं, सबके ना किसी को ज़्यादा ना किसी को कम देना है, ठीक है। तो यह है इक्विटी। अब आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेनर ऑफ पर्सोनल, ठीक है। इसमें क्या होता है? हाई एम्प्लॉय टर्नओवर कैन बी डिटरमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स शुड स्ट्राइव टू रिटेन क्वालिफाइड पर्सोनल। तो इसमें क्या बताया गया है कि हर एक जो एम्प्लॉय है उसको जो है स्टेबिलिटी रखना चाहिए थोड़ा सा। जो मैनेजर को क्या चाहिए कि वो प्रोग्राम्स अलग अलग तरीके से चलाए ताकि जो न्यू एम्प्लॉय है जो, तो वो रिटेन कर सके, वहाँ पे रह सके थोड़े लंबे समय तक, ताकि टर्नओवर ना हो। मैनेजर को क्या चाहिए कि वो क्वालिफाइड जो भी पर्सोनल हैं उनको लंबे समय तक अपने पास स्टेबल कर सकें अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे क्या लिखा हुआ है, हॉस्पिटल इम्प्लीमेंट रिटेंशन प्रोग्राम। जो हॉस्पिटल है, कई हॉस्पिटल तो क्या करते हैं, रिटेंशन प्रोग्राम चलाते हैं, सच एज करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाते हैं, मेंटरशिप करते हैं प्रोग्राम्स, एंड रिकॉग्निशन अवार्ड्स टू रिटेन एक्सपीरियंस नर्सिंग स्टाफ। तो क्यों करते हैं ये सब? ताकि जो है एक्सपीरियंस जो नर्सिंग स्टाफ है वो रह सके और टर्नओवर जो है रिड्यूस हो सके। टर्नओवर मतलब जैसे टर्नओवर क्या होता है? जैसे लीव कर देते हैं, जॉब छोड़ देते हैं जॉब, तो वो होता है, ठीक है। अगला क्या आता है? इनिशिएटिव्स। इनिशिएटिव्स क्या होता है? एम्प्लॉय शुड बी एनकरेज टू टेक इनिशिएटिव एंड कंट्रीब्यूट आइडियाज़ टू इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज़ को क्या चाहिए? वो एनकरेज करना चाहिए टू इनिशिएट एंड कंट्रीब्यूट आइडिया, जो अपने जो इनिशिएटिव्स हैं वो ले सकें और आइडियाज़ जो है अपने कंट्रीब्यूट कर सकें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है नर्सेज आर एनकरेज टू प्रपोज इम्प्रूवमेंट और टू पेशेंट केयर प्रोसेसेस, ठीक है। नर्सेज को एनकरेज करना चाहिए टू इम्प्रूव कर सकें पेशेंट केयर प्रोसेस को, एंड सच ए सजेशन टू न्यू प्रोटोकॉल, जो सजेशन भी दे सकें न्यू प्रोटोकॉल के लिए फॉर पेशेंट सेफ्टी और एफिशिएंसी के लिए, एंड सपोर्ट इन इम्प्लीमेंटिंग दीज इनिशिएटिव्स, ठीक है। अगला आता है स्पिरिट डी कॉर्प्स। इसमें क्या होता है? प्रमोटिंग टीम स्पिरिट एंड यूनिटी कमांड। तो इसमें क्या होता है? इन यूनिटी अमंग एम्प्लॉयज़ कैन इन्हेंस मोराल एंड कोऑपरेशन। तो इसमें क्या होता है? जो सारे एम्प्लॉयज़ को है जो है एक टीम की तरह काम करना चाहिए। इससे क्या होता है? जो मोराल है वो इन्हेंस होता है, बढ़ता है, और कोऑपरेशन भी बढ़ता है एक साथ काम करने से। फॉर एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है जैसे टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ करते हैं और रेगुलर स्टाफ मीटिंग्स होती रहती हैं जब, एंड सपोर्टिव वर्क कल्चर पे फोकस किया जाता है। तो इससे क्या होता है? सेंस ऑफ यूनिटी जो है बनी रहती है नर्सिंग टीम्स जो भी बनी हुई हैं तो उसके अंदर, ठीक है। तो लीडिंग टू बेटर कोलैबोरेशन एंड मोराल। तो इससे क्या होता है? बेटर कोलैबोरेशन होता है अमंग टीम मेंबर्स में, तो इससे मोराल भी इंक्रीज होता है। तो ये था हमारा 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको समझ आया होगा, और आप जो हमने शॉर्ट फॉर्म सुनाए थे, निमोनिक्स बनाए थे, तो वो भी याद कर लेना, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी याद करने में। तो तब तक के लिए बाय बाय।